डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मेरा जो तारुफ है वो ये है, यानी कि इंट्रोडक्शन वो ये है कि मैंने अपना मास्टर्स एमएससी बॉटनी एएमयू से किया है और मैं यहाँ पर बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजी क्लासेस। डिजी क्लासेस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस हमारा जो मोटो है कि भाई लर्न टुडे लीड टुमारो, यानी कि आप आज सीखिए और कल लोगों को सिखाइए और लोगों के काम आइए, लीड करिए। ठीक है। अब हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि हम आपको लाइव लेक्चर्स देंगे, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। किसके देंगे हम लेक्चर्स? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नाइन्थ क्लास, सिक्स क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम्स की, जो वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि एएमयू, बीएचयू, जेएमआई वगैरह, उसके नाइन्थ क्लास, सिक्स क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस की हम आपको तैयारी कराएंगे। मैं मोहम्मद अनस आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। चलिए, अब हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म की, तो हमारा जो मोटो है वो सबसे खास वो आप लोगों के लिए हम ये लाए हैं कि भाई हमें प्रोवाइड करनी है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन से क्या मुराद है? वो मुराद ये है कि हम आपके जो टेस्ट हैं वो रेगुलर रखेंगे, आपके जो क्लासेस हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी में पहुंचे आपके पास। क्वालिटी, मैं वीडियो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, वो तो अच्छी जाएगी। मैं बात कर रहा हूं टीचर की क्वालिटी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं उस क्वालिटी के बारे में जिस क्वालिटी के थ्रू टीचर जो है अपनी बात आप तक पहुंचा पाए और आप उस चीज को समझ पाए बहुत अच्छे से, या आपका कोई भी डाउट। हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है जो हमसे सीखे, तो कमेंट सेक्शन हमारा बिल्कुल खाली रहे। क्यों खाली रहे? क्योंकि हम जो भी बात उसे बताएं वो उसके समझ में आ जाए, एक डाउट हमें मिले ही नहीं। हमारा मोटो है ये। तो सबसे पहले हाई 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 क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे जो प्राइस हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं। हमारे प्राइस इतने कम है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कितने कम है। चलिए, हमारे पास है एक्सपर्ट फैकल्टी। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आप खुद देखिए, खुद जज करिए इस बारे में। आप खुद हमें बताएंगे कि हमारा जो आप हमें खुद रिव्यू देंगे हमारा, तो उसका हमें वेट रहेगा। और एक्सपर्ट फैकल्टी, और दूसरी बात यह है कि हम जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब यह है कि आप कहीं से भी हमारी वीडियोस, हमारी जो क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जो हमारा ये लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है जिसका नाम है डिजी क्लासेस। और यहां डिजी क्लासेस पर मैं मोहम्मद अनस आपको पढ़ाऊंगा एएमयू, बीएचयू, जेएमआई, नाइन्थ क्लास एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। चलिए, अब पैसों की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ क्लास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर हम नाइन्थ स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो में, तो ये सिर्फ 999 रुपए में आपके लिए हम आपकी पूरी तैयारी। ये कोई पर मंथ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको वीकली देने हैं, आपको एक बार देने हैं हमें पैसे और उसके बाद आपको चिंता से मुक्त हो जाना है। चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो ही तैयारी कर पाएंगे। चलिए, अब हम थोड़ी सी बात कर लें। जो हमने एफोर्डेबल वाली बात कही थी कि भाई ये एफोर्डेबल है, जैसा कि हमने आपको प्राइस बताया कि पूरी आपको पर्टिकुलर बैच पूरा मिल रहा है जिसके अंदर सारे टेस्ट इंक्लूड होंगे, जिसके अंदर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएगी बहुत अच्छे से। तो वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। अभी इस प्राइसिंग में भी हम आपके लिए एक बहुत खास चीज लेकर आए हैं, वो मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। चलिए, पहले इसकी हम बात करें कि भाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे। अब फीस की टेंशन नॉट, डिजी क्लासेस है ना बॉस। तो भाई डिजी क्लासेस है साथ, तो फीस की क्या हो बात, फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और ये खास तौर से हमने जो पूरे देश में हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लैग कर जाते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, हमने खास तौर से ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए बनाया है। हमारा टारगेट वो बच्चे हैं, वो दूर एक गांव में बैठा बच्चा जिसके घर पे लाइट नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो इस प्राइसिंग में हम उसे पढ़ाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। एएमयू, बीएचयू, जामिया एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि एनवीएस, केवीएस की भी हम तैयारी कराएंगे इसमें। और इसमें मैंने कहा था एक सरप्राइज है। वो क्या है कि भाई कूपन कोड। एक तो ये पैसे 999 रुपए, अब इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि है मोहम्मद अनस अलीग, मेरा कूपन कोड है अनस अलीग, ANASALIG। ALIG क्या है? क्योंकि मैं अलीगढ़ का हूं और मेरा एमयू से ताल्लुक है, तो एमयू से ताल्लुक वाले लोग अक्सर अपने नाम के आगे अली लगाते हैं, तो अनस अलीग मेरा कूपन कोड है और इसमें आपको मिलेगा 10% ऑफ। जी हाँ, 999 रुपीज में भी 10% ऑफ, यानी कि आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए? अरे भाई कैलकुलेट कर सकते हैं आप बहुत अच्छे और बहुत होनहार बच्चे हैं मैं समझता हूं। तो हमारे तकरीबन 100 रुपए कम हो जाएंगे इसमें।
तो कूपन कोड आप इस्तेमाल करिए अनस अली, लेकिन ये कूपन कोड हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो शुरू के 400 स्टूडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ 400 स्टूडेंट हैं, सिर्फ उनके लिए कूपन कोड हम ये लेकर आए हैं। कितने स्टूडेंट? 400 स्टूडेंट। 400 स्टूडेंट जो हमारे आएंगे स्टार्टिंग में शुरू के, तो उनके लिए ये कूपन कोड है। तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे और हमारी क्लासेस का लुत्फ उठाएंगे। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, एंट्रेंस किसी भी स्कूल का हो, कहीं का भी हो, उसको निकालेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। चलिए, अब अगर हम बात करें अलग अलग जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, तो खास तौर से हम क्योंकि 9th की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी बात करते हैं कि भाई जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, भाई एग्जाम आता किस तरह का है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए ये तैयार किया है एक छोटा सा टेबल। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन की, हम बात करेंगे एएमयू के बारे में कि एएमयू में जो 9th क्लास का एग्जाम होता है, जो एएमयू के स्कूल्स हैं, जो बॉयज एंड गर्ल्स भी स्कूल हैं, यानी कि लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, तो उनमें जो 9th क्लास का एग्जाम होता है, तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, यानी कि कितने वक्त तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा। वो 2 घंटे। 2 घंटे में आपको अपना एग्जाम करना है। अब एग्जाम किस तरह का होगा और उसकी लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का होगा। वो होगा, एक तो देखिए ऑफलाइन रहता है इसका मामला, यानी आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। इन 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जिस लैंग्वेज में अभी आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज से सवाल पढ़ के आप ओएमआर भर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि ओएमआर शीट के बारे में आप जानते होंगे। ओएमआर शीट जो खासतौर से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक होगा क्वेश्चन और उसके होंगे 4 जवाब। अब उन 4 जवाब में से आपको एक सही जवाब बताना है। अब वो सही जवाब आप कैसे बताएंगे, आप वहां पे टीचर को बताएंगे थोड़ी कि अरे सर जवाब हमारा ये है, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, तो उस ओएमआर शीट पर आप गोला भरेंगे, आप एक सर्किल को फिल करेंगे। ए बी सी डी, आप जो भी जवाब हो आपको उस पर सर्किल को फिल करना है। चलिए, ये बात आप धीरे 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 सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एग्जाम जो हमारा कंडक्ट होगा ओएमआर शीट पे होगा, जैसे मैंने बता दिया। अब टोटल मार्क्स, कि भाई कितने नंबर का पेपर आएगा, सबसे जरूरी बात, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने नंबर का पेपर है और कितने क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे 85 मार्क्स का वो है क्वेश्चन पेपर, और 85 ही हमारे पास यहां पे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 85 जो है वो नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और हर क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर का होगा, यानी कि 85 क्वेश्चन और 85 मार्क्स। अच्छा, अब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज वो क्या है, वो ये है कि निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। निगेटिव मार्किंग का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि आपको अगर मान लीजिए 70 सवाल आते हैं और 15 बाकी के सवाल नहीं आते, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से। आपने जो पढ़ा है कुछ याद नहीं आ रहा, तो ऐसा आप ये मत डरिएगा कि आपके नेगेटिव में मार्क्स कटे आएंगे, आप उसमें टिक लगा सकते हैं बेझिझक, यानी कि आपको 85 के 85 सवाल सॉल्व करके आना है एनी हाउ, आपको छोड़ के नहीं आना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पिक किया है कोई सवाल, तो इसका मतलब 50-50 चांस है, वो आपका हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। लेकिन आप अगर छोड़ के आ गए सवाल, यानी कि इससे क्या होगा कि आपका सवाल वो काउंट ही नहीं होगा, यानी वो आपका एक नंबर जिसके चांस है कि 50% आपको मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। चलिए, अब हमारे पेपर में सेक्शंस क्या क्या आते हैं, भाई क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, उसकी अगर हम बात करें, तो जो हमारे सेक्शंस या कम सब्जेक्ट हैं वो क्या है। देखिए, लैंग्वेजेस का पोर्शन आता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू, यानी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये तीनों मिला के आती है 25 नंबर की। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मिलाकर आती है 25 नंबर की, यानी कि हमारे 25 नंबर ये हो गए। और जो हमारा इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का सिलेबस है, अब इसका क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ये आपको जो हमारे टीचर्स हैं, जो आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश पढ़ाएंगे, स्पेसिफिकली हमारे पास टीचर्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बात करी, जो हमें उर्दू पढ़ाएंगे या हिंदी पढ़ाएंगे, वो आपको इसमें डिटेल में बताएंगे हर चैप्टर के बारे में, हर चीज के बारे में, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं। चलिए, अब क्योंकि मेरा ताल्लुक साइंस से है, तो साइंस में खास तौर से बायोलॉजी से, तो मैं आपको ओवरऑल साइंस का बताऊं। सबसे पहले तो साइंस में आएंगे 30 सवाल, यानी कि 30 नंबर का जो पोर्शन है वो साइंस का है, और मैथमेटिक्स का भी है सेम, बिल्कुल 30 सवाल आएंगे, और ये 30 नंबर के होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक एक सवाल एक एक नंबर का होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी के एग्जाम की। हम बात कर रहे हैं यहां बीएचयू की।
तो एमयू का तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी जहां आपको बॉक्स नजर आ रहा हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करें थोड़ी जनरल इन्फो अबाउट बीएचयू के एग्जाम की, तो इसका ड्यूरेशन क्या रहता है भाई? इसका ड्यूरेशन भी हमारा 2 घंटे रहता है। और इसका एग्जामिनेशन मोड क्या होगा और लैंग्वेज, मतलब कि किस लैंग्वेज में हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसमें हम एमयू में हमारे पास उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों में आ रहा था, लेकिन यहां पर देखिए ऑफलाइन तो होगा, साथ में आएगा इंग्लिश और हिंदी में पेपर। यानी कि आप हिंदी में सवाल समझिए और इंग्लिश में लगाइए ये जवाब, आपकी मर्जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के सवाल आएंगे? जैसा पहले आ रहे थे हमारे ऑब्जेक्टिव, वैसे ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक होगा सवाल, उसके होंगे 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है यानी कि जो आंसर है वो चूज करना होगा और उस पर गोला भरना होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब गोला हम किस पे भरेंगे? गोला भरेंगे भैया ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट पे हमें भरना है गोला, ठीक है, बहुत अच्छे। यानी कि सर्किल को फिल करना है। टोटल मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एएमयू का 85 मार्क्स का होता है पेपर, जो हमारा ऑफलाइन पेपर है। और 85 यानी कि हर सवाल जो है वो एक एक नंबर कैरी करता है। लेकिन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क क्या है? यहां पे है 100। टोटल सवाल मिलेंगे आपको 100 और हर सवाल एक एक नंबर का होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग। आप फिक्रमंद हो जाइए, बेझिझक जवाब लगाइए अपना। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? इसमें आएंगे देखिए, क्योंकि 100 नंबर का है और हमारे क्या क्या सेक्शन है? हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यानी कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना भैया। तो चल क्या रहा है ये सारी मिला के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे भाई हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस, यानी हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन ये पांचों के पांचों इक्वल वेटेज रखते हैं, यानी कि ये सब आएंगे आपके 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स ईच। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास? 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट हमारे आएंगे। चलिए 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। क्या क्या है 5 सब्जेक्ट भाई? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सोशल साइंस करंट अफेयर्स अलग नहीं है, ये इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें ये भी पढ़ना है। अब इसमें मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा साइंस के अंदर बायोलॉजी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि मैं क्या यहां पे बात कर रहा हूं। चलिए अब हम, अच्छा यहां पर स्पेसिफिकली बात हो रही है 9th क्लास की, ये हम 9th क्लास के एग्जाम्स के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए अगली है आपकी जेएमआई, जो जामिया मिलिया इस्लामिया है। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो एग्जाम का ड्यूरेशन भैया आपका 2 घंटे ही है तीनों यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हमें। एग्जाम मोड और लैंग्वेज क्या है? अच्छा इसमें क्या है लैंग्वेज? इसमें हमारा बीएचयू में तो इंग्लिश और हिंदी थी, लेकिन जेएमआई के अंदर उर्दू भी इंक्लूडेड है। जैसे कि एएमयू का था मामला क्वेश्चन पेपर का, वही सेम हमारा यहाँ पे रहता है लैंग्वेज के बेस पर। चलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन, अच्छा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे ये रहे, यानी कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन ये है। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल है हमारा, उसके 4 जवाब हैं, उसमें से हमें एक बेस्ट जवाब चूज करना है। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग हमारी क्लासेस करने के बाद इस लायक हो जाएंगे कि आपको एक एक सवाल रट जाएगा, आप बता देंगे कि ये सवाल जो है इसका जवाब ये है। चलिए एग्जाम कंडक्टेड ऑन ओएमआर शीट, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे। टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स कितने? ये भी 100 नंबर का है भाई, 100 नंबर का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 आएंगे, यानी कि एक मार्क, एक मार्क जो है वो, एक सवाल जो है वो 1 मार्क कैरी करेगा, यानी कि 1 नंबर का 1 सवाल होगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव होता है तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार मेरा जवाब सही होगा या गलत होगा, सही होगा या गलत होगा, कोई भी डाउटफुल अगर रहता है। वैसे हमारा जो पूरा प्रयास है वो ये रहेगा कि ऐसा कोई डाउट आपके जहन में आए ही ना। अगर आप हमारी क्लास करेंगे तो आपके जहन में ये डाउट बिल्कुल नहीं आएगा कि इसका जवाब ये होगा या ये होगा। आप बिल्कुल छाती ठोक के कहेंगे कि भाई इसका जवाब होगा ये। ठीक है, सेक्शन और सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे इसकी हम बात करें तो यहाँ पे भैया इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। ये ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स कैरी करेगा। 25 नंबर की आएगी हमारी इंग्लिश, 30 नंबर की आएगी हमारी मैथमेटिक्स, 25 नंबर की साइंस और सोशल साइंस आएगी 20 नंबर की। तो ये सब ओवरऑल मिला के हो गए 25 25 50 और 30 और 20 50, यानी कि 100 नंबर हो गए हमारे पूरे। और 100 सवाल आएंगे, और ये इंग्लिश के 25 सवाल, मैथ के 30 सवाल, सोशल साइंस के 20 सवाल, साइंस के 25 सवाल। मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा साइंस, उसके अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी वाला पोर्शन। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए, जो बायोलॉजी पढ़ने का अपना ही जो एक मजा है वो हम लेंगे साथ में। उसके लिए आपको हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है डिजी क्लासेस, जो कि हम आपसे बहुत ही कम पैसों में हम आपके लिए लाए हैं, ओनली 999। अब इसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं
जो कि है अनस अलीग, ANASALIG, तो आपको इस पर भी 10% का ऑफ मिलेगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि इस पूरे देश में या ये कहिए इस पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जो आपके लिए इतना ज्यादा अफोर्डेबल होगा? मैं नहीं समझता। अगर ऐसा कोई है तो बिल्कुल बेझिझक बताइए हम लोगों को, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। अब हम बात करते हैं भाई जो साइंस का सिलेबस है। अब हम आते हैं अपनी लाइन पर कि भाई साइंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको साइंस का एक पोर्शन है बायोलॉजी वो पढ़ाने आया हूं, लेकिन मैं आपको बच्चों ये भी बताऊंगा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए अच्छा, एक और बात सबसे जरूरी कि जो हम साइंस का पोर्शन यूज अपना हम पढ़ेंगे तो वो साइंस का पोर्शन तीनों जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी KVS या KY जो भी यूनिवर्सिटी है उसके स्कूल्स के लिए साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि 8th क्लास की NCERT को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। अच्छा, कुछ जगह जैसे JMI है, BHU है, वहां पर थोड़े से NCERT से ऊपर के सवाल आते हैं। मतलब कि NCERT में जो चीज गिवन है, अगर कोई थोड़ी सी बात बताइए NCERT में तो वो थोड़ा सा ऊपर का सवाल पूछ लेते हैं, यानी कि 9th लेवल तक का सवाल छू के आ जाते हैं वापस। तो आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपका जो टीचर यहां पर मौजूद हूं, मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए आप जो है वो हमारे साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़िए, क्योंकि जो कूपन कोड है वो सिर्फ और सिर्फ शुरू के 400 स्टूडेंट्स के लिए है अवेलेबल। अदरवाइज आपको जो पैसे पे करने होंगे वो होंगे 999,999। कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड है अनस अलीग, 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि भाई जो साइंस की हमारी बुक है, खास तौर से अगर हम बात करें NCERT, तो NCERT जो साइंस है हमारी, जो कि सारे एग्जाम्स को कवर करती है, जिसकी हमने अभी बात करी, सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को, यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के एग्जाम को कवर करती है 9th क्लास के। तो हम अगर उसकी बात करें, चलिए NCERT में यहां लिख देता हूं 9th क्लास, तो उसके कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और वो कौन कौन से उसका पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, वो मैं आपके लिए यहां पे लाया हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो असल में किस सब्जेक्ट, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो असल में किस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो वो मैं आपके लिए लाया हूं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि आपको पढ़ाऊंगा मैं। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, ये भी हमारा चैप्टर यहां पर आता है बायोलॉजी का, जो कि डील करूंगा मैं मोहम्मद अनस आपके सामने। और तीसरा है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जो कि केमिस्ट्री वाली जो हमारे टीचर हैं वो आपको डील करेंगे। और चौथा है हमारा मटेरियल्स या मेटल एंड नॉन मेटल, जो चैप्टर है ये भी केमिस्ट्री का है चैप्टर। कोल एंड पेट्रोलियम हमारा एक चैप्टर है, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। कंबस्शन एंड फ्लेम्स जो चैप्टर है ये भी हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो जो हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी है, जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो अगला चैप्टर जो है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये भी है चैप्टर आपका बायोलॉजी का, जो कि आपको मैं डील करूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद है सबसे जो शानदार मुझे लगता है चैप्टर, मतलब जो मुझे मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी ऑफ कोर्स, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये भी चैप्टर बायोलॉजी का है। भैया आप अपने बारे में तो जानेंगे ना, हम किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। और अपने बारे में नॉलेज अगर हमें मिल रही है तो उससे ज्यादा कमाल की बात क्या ही हो सकती है। चलिए, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ये भी हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको भी हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। अच्छा, अब आ गई फिजिक्स, कि फिजिक्स में क्या है भाई, फोर्स एंड प्रेशर है हमारे पास, हमारे पास फिजिक्स में फ्रिक्शन है, हमारे पास फिजिक्स में साउंड चैप्टर है, और हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। चलिए अब हम दोबारा से आ गए बायोलॉजी में। रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, ये एक बहुत शानदार चैप्टर है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। हालांकि सारे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा कुछ जरूरी है कि आपको जानना और आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से बहुत रिलेटेबल है। हालांकि पूरी की पूरी बायोलॉजी आप ही तो हैं, आप और मैं क्या है, हम चलती फिरती बायोलॉजी तो हैं भाई। जो भी हम देख रहे हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो हमें बीमारी हुई, जो हमें बीमारी सही हुई, सब क्या है, सब बायोलॉजी है। वो हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। और सम नेचुरल फिनोमेना, अब नेचुरल फिनोमेना जो है ये फिजिक्स का चैप्टर है। नेचुरल फिनोमेना क्या भाई, बारिश हो रही है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, सूरज जो है वो क्या कहते हैं निकल रहा है या डूब रहा है, हालांकि निकलता डूबता नहीं है सूरज, अर्थ का रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये सारा सोलर सिस्टम, ये सारी जो भी चीजें हैं हम किसमें पढ़ेंगे, जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं भाई, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, सब किसमें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। जो आपके जो फिजिक्स के टीचर होंगे ये आप उनके साथ पढ़ेंगे पूरा का पूरा सम नेचुरल फिनोमेना, जो चैप्टर का नाम है उसमें। अगला चैप्टर है लाइट, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। अच्छा, ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, इसमें हम स्पेसिफिकली स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिर से हमारा फिजिक्स का पार्ट है। और आखिर में ये जो है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा
ठीक है, लेकिन ये जो है पोर्शन, ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी मतलब कहीं कहीं ये हुआ है कि कुछ कुछ टीचर्स ने केमिस्ट्री के अंदर रखकर भी इसे पढ़ाया है। तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी दोनों जगह इसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि हम कितना कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, दुनिया को हम किस तरह से खराब कर रहे हैं। तो मैं आपको जागरूक कर सकूं कि आप जो प्यारे बच्चे हैं वो बड़े होकर, या आपके अगर आपके हाथ में अगर अभी है कोई चीज, तो आप इस दुनिया को बचाएं। कैसे बचाएं? पॉल्यूशन से बचाएं। जो हमारी जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो पानी है जो हम पीते हैं, उसे हमें बचाना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से चैप्टर में? पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये भी मैंने बायोलॉजी के अंदर रखा है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाना। बाकी अगर केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाते हैं तो ये तो और अच्छी बात है, आप उनसे ही पढ़िएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स होंगे हमारे हर चैप्टर के, वो टॉपिक्स क्या क्या होंगे देखते हैं। चलिए, What we are going to learn in biology, हम क्या पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। चलिए भाई, खोलते हैं अपना पिटारा बायोलॉजी का। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब क्या था भैया? फसल। भाई किसान है, खेत में फसल लगाता है, तो वो प्रोड्यूस करता है फसल और उसको फिर मैनेज करता है। ऐसा थोड़ी है कि फसल लगाई और वहीं से हमने तोड़ के खा लिया, नहीं, वो हमारे पास पहुंचती है। अब वो हमारे पास कैसे कैसे पहुंची, उससे पहले क्या कहते हैं, फसल कटी, फिर सारी चीजें हुई, उसके बाद हम तक पहुंची, तो वो पहुंची, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का मामला आ गया वहां पे कि कैसे कैसे उसको फसल को मैनेज किया किसान ने, उसे कीड़े मकोड़ों से बचाया, उसमें सही टाइम पर पानी डाला। चलिए अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि भाई हम इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि किस किस तरह से फसल उगाई जा सकती है। हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कि कैसे 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 हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉइल को, अच्छा क्रॉप आप कहां लगाएंगे? आसमान में तो नहीं लगाएंगे आप क्रॉप लगाएंगे सॉइल के अंदर। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, सॉइल को किस तरह से हम उसमें ऐसा क्या करें कि सॉइल जो है वो रेडी हो जाए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसमें हम सीड जो बोए तो वो सीड बोने लायक सॉइल बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहां पे पढ़ेंगे। फिर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, यानी कि हम उसके लिए, अब हमें सीड बोना है या कटाई करनी है, जो भी हो, तो उसके लिए जो हम जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे, क्या किस चीज का इस्तेमाल करेंगे भाई? हम बहुत सारे औजार होते हैं हमारे, जैसे किसान है वो हल चलाता है, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो वो क्या है, वो इंप्लीमेंट्स आते हैं, हम किस किस औजार का इस्तेमाल करेंगे। हम मॉडर्न जो तकनीकी औजार हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो पुराने औजार हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले जो है शुरू जब हुआ था मामला, तो किस किस चीज से हमने खेती करना शुरू करी थी, कौन कौन से औजार इस्तेमाल करे थे। अगला सोइंग, हम बीज को बोएंगे तो कैसे बोएंगे, उसके क्या क्या तरीके होंगे। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह से बोए जाते हैं, अलग अलग काउंट के साथ, तो वो हम सारा इसमें सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, भाई अपनी फसल को बहुत अच्छा उपजाऊ बनाना है तो उसमें हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाना है। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, इसके लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, फिर हम आपको बताएंगे डिटेल में कि भाई ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और कौन सा ज्यादा अच्छा है काम करने में और कौन सा ज्यादा बुरा है। चलिए अगला है हमारा इरिगेशन। सिंचाई तो करनी है हमें खेत की, पानी के बिना अगर हमने पानी नहीं दिया खेत में तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। अब जब खराब हो जाएगी तो उसे हमें बचाना है। सिंचाई करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो बेसिकली क्या है, इरिगेशन में हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे हमारे आसपास आ जाते हैं। जो फसल है हमारी, हमने फसल उगाई हुई, उसमें आसपास बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे आ गए। अब उसी वो जो मिट्टी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है हमारी फसल के लिए, ठीक है, हमने डाल दिया फर्टिलाइजर मैन्योर वगैरह डाल दिया, लेकिन भैया अब ये वीड उग गया वहां पर, तो वो उसका खाना छीनेगा ना हमारी फसल का। अब इससे फर्क पड़ेगा हमारे पेड़ पर, जो हमने उगाया है, जो हमने अपनी क्रॉप लगाई है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे अपनी फसल को वीड से, ठीक है, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, हार्वेस्टिंग, हम फसल को, भाई हमारी फसल हो गई पूरी, उसे हार्वेस्ट करना है, उसे काटना है, वो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर सीड को आप अपने घर में थोड़ी रखेंगे पूरे टाइम, मतलब स्टोर करेंगे ना आप एक जगह। अब स्टोर करने के अलग अलग तरीके, कैसे कैसे स्टोर किया जाते हैं। एक तो थोड़े से हम कर देते हैं, आपने देखा होगा घरों में कनस्तर वगैरह होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर हम कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टोरेज वाले टॉपिक के अंदर। और थोड़ा सा हम यहाँ जानेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं, कैटल्स वगैरह हैं, उनसे हम जो फूड लेते हैं, जैसे हम मिल्क लेते हैं और बाकी जो हम चीजें लेते हैं, तो हम किस किस जानवर से लेते हैं, क्या क्या लेते हैं और किस किस काम आता है वो हमारे। फिर हम बात करेंगे आखिर में एनिमल हस्बेंड्री की। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है भैया? भैया शिशु का पालन, जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको हम पालते हैं। क्यों पालते हैं? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है, ये सब क्या है, बी पालन होता है, जो आपकी मधुमक्खी होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम ये सारी चीजें देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगले चैप्टर हम जो पढ़ेंगे, ये तो पहला चैप्टर होगा जो हमें बायोलॉजी का कंप्लीट करना है। अब अगला चैप्टर हमें क्या करना है भैया, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई जिंदा,
कोई भी जिंदा जानवर या कोई भी जिंदा प्लांट वो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमें नेकेड आइज से, यानी कि जो हम बिना, अगर हम माइक्रोस्कोप नहीं यूज कर रहे हैं, कोई लेंस हम नहीं यूज कर रहे हैं और वो हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत छोटा है। मेरे हाथ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे। यहाँ मेरे आसपास बहुत सारे हैं लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इनकी खास बात क्या है कि ये हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं। अब अगर हमारे दोस्त हैं तो ठीक है भाई, हमने फ्रेंड्स कह दिया। अब अगर हमारे दुश्मन हैं तो हमने कह दिया फो। फो का मतलब क्या है, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं कि ये हैं हमारे दुश्मन। अब दुश्मन क्यों है हमारे भैया, आपको जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरह के माइक्रोब से होती हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक एक चीज समझाएंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसमें, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कहाँ रहते हैं ये, या मेरे बैग में या मेरी जेब में, कहां रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दुनिया में ये हर जगह मौजूद है, लेकिन ज्यादा ज्यादा मिकदार में, या यूं कहो ज्यादा ज्यादा तादाद में कहां प्रेजेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फिर इसका मेडिसिनल यूज, यानी कि हम पहले देखेंगे कि भाई हमारे अगर ये दोस्त हैं तो किस तरह से दोस्त हैं ये, ठीक है। तो मेडिसिनल यूज हम देखेंगे इसका, कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम अगर कोई दवा बनाते हैं, कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ भी अगर हम दवा निकाल रहे हैं तो कैसे कैसे निकाल रहे हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, फंजाई का या फिर बैक्टीरिया का या एल्गी का, किससे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या है, वैक्सीन। भाई कोरोना काल से अभी हम गुजरे हैं सब लोग, ठीक है। ये जो डिजिटल वाला मामला, जो मामला उठा है, ये सब कोरोना की वजह से आया है। चलिए थैंकफुली कि आपको ये, क्योंकि वो सब कुछ हुआ, हालांकि बहुत दिक्कत हुई पूरी दुनिया को ही, लेकिन ये डिजिटल वाली चीज जो आपके सामने आई है, ये कहीं ना कहीं उस चीज को, उस सिचुएशन ने बूस्ट किया है इस डिजिटल लर्निंग को, तो इसीलिए हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। अच्छा, अब मैंने कोरोना का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हमने सभी ने वैक्सीन लगवाई थी। आपने अगर नहीं लगवाई है तो आप देखिए, आपको लगवाना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो वैक्सीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होता है, हमारे क्यों लगाई गई आखिर वैक्सीन, क्यों कहा गया हमसे कि आप वैक्सीन लगाइए तो आप जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे बीमारियों से। जो बच्चे का बचपन में टीके लगते हैं वो क्यों लगते हैं, वो सब हम बात करेंगे वैक्सीन के अंदर, कि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, क्यों होता है, कहां होता है, सारी चीजें हम बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। हमारी सॉइल है, अब वो जो सॉइल है हमारी, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर अगर होता है तो हमें ह्यूमस डालते हैं। हम ह्यूमस बेसिकली उसके अंदर जो सड़े गले पत्ते वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास, हम वो डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। अब वो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है इसमें। और हम ये बहुत अच्छे से जानेंगे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बढ़ाई जा सकती है, और हम बढ़ाते हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। भले ही हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा काम करते रहते हैं। तो और दूसरा क्या है कि हम क्लीन, अच्छा, अब जो हमारी मिट्टी है, या फिर यूं समझिए क्लीन की अगर मैं बात करूं कि कोई जानवर अगर मर गया तो भाई वो जानवर क्या जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा, वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स से निकल जाएंगे। यानी कि हम कहते हैं ना, अरे कीड़ा पड़ गया, फिर ये सड़ जाएगा, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये कौन करता है, ये भी तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब ये क्या है, अगर वो जानवर ऐसे ही सड़ता रहा, पड़ा रहा, तो वो इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। अब हमें उसे गंदा नहीं होने देना है, इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं एनवायरमेंट की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब भाई हम ह्यूमन हैं, हमें टाइफाइड होते हैं, हमें मलेरिया होता है, ठीक है, हमें कॉलेरा होता है। तो ये सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली जो बीमारियां हैं, अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें कौन कौन सी बीमारी होती है, कैसे कैसे होती है, उनका क्या वेक्टर होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो उन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात हो रही है, उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ह्यूमंस की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं एनिमल्स और प्लांट की। भैया क्या प्लांट क्या बिल्कुल अमर है, नहीं है ना, प्लांट में भी तो बीमारियां होती हैं। आपने अगर देखा होगा प्लांट के पत्ते में छेद हो गए या ब्राउन हो गए, साइड से वो मुड़ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो बीमारियां ही तो हैं। अब और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें बीमारी होती हैं, यानी हमारे अलावा बाकी। ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल, यानी कि सोशल एनिमल है हम लोग, ठीक है, सही बात है। लेकिन हम जो एनिमल्स हैं, यानी हमारे अलावा जो है, उनकी उनकी भी हम बात करेंगे, तो वो उन पे भी तो बीमारियां होती हैं ना, उनको भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमार करता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि प्लांट की जो बीमारियां हैं, जो उसको कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो उसको कॉज कर रहा है, हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अगला है फूड प्रिजर्वेशन। भाई आपके घर में खाना बना, थोड़ा ज्यादा बन गया, या यूं कहिए कि आपने इतना ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा खाना बच गया, तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे ही रखे रहने देते हैं बाहर, नहीं, आप या तो उसे गर्म करके रखते हैं, या फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, या ढक के रखते हैं। तो ये क्यों करते हैं आप,
इसलिए करते हैं क्योंकि आपका खाना खराब ना हो, यानी कि उस पे जो हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पे अटैक ना करें, वो उसको खराब ना करें खाने को। अब ना करें तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अपने खाने को खराब होने से रोक सकते हैं। उसमें वो हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स और मेथड, हम जो भी केमिकल इस्तेमाल करेंगे या फिजिकल मेथड जो होगा हमारा इस्तेमाल करने का, या घरेलू नुस्खा कुछ भी होगा हमारा, जैसे हमने पानी है, अगर पीने लायक नहीं है, थोड़ा हमें लग रहा है डाउट है उस पानी पर, तो हम पानी को उबाल देंगे। ये घरेलू नुस्खा, मस्त पानी को उबाला, फिर उसके बाद में ठंडा करके पीजिए आप आराम से। तो बहुत से कॉजल ऑर्गेनिज्म उसमें खत्म हो जाएंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम फूड को हम कैसे बचाएं, है ना। आप जो आता है आप खाते होंगे, बहुत सारे जो रैपर आते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, तो उसमें हवा भरी रहती है। तो वो हवा क्यों होती है, किस चीज की होती है, वो क्या करती है, वो उसमें मॉइस्चर नहीं आने देती। मॉइस्चर आ गया यानी कि उसमें बैक्टीरिया भी आ गया, यानी कि हवा अगर कहीं से आ गई तो बैक्टीरिया वगैरह हमारे आसपास है ना, हमारे एनवायरमेंट में है, हमारी हवा में है, तो ये भी उसके अंदर चला जाएगा और उस खाने को खराब कर देगा। इसीलिए आप कभी भी कोई रैपर लें तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल पिचका हुआ ना लें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पिचका हुआ, उसमें हवा भरी रहे। अगर हवा भरी रहेगी तभी वो करकरा कुरकुरा बिल्कुल निकलेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी, आप कहेंगे कि भाई पैसे हो गए बर्बाद। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर आप जानते होंगे, बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप क्योंकि 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक सी बात है कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, वो हमारी पूरा जो हमारी अर्थ है, जो हमारी दुनिया है, उसके ऊपर एक परत है, एक चादर है हवा की, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज मिली हुई हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वेरियस अदर गैसेज। सबसे ज्यादा तादाद में कौन सी गैस है भाई, 78% गैस है हमारे पास नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन इतनी ज्यादा कुदरत ने क्यों रखी है, अब वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर के। इस नाइट्रोजन का क्या होता है, ये प्लांट के लिए या एनिमल के लिए ये कैसे काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हेल्प करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। अच्छा अब हम बात करेंगे इसके, तो यानी हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि पूरी की पूरी, देखिए इस दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है, जितनी CO2 है, जितनी नाइट्रोजन है, क्या वो खत्म हो रही है, नहीं हो रही ना। वो अगर वो सिर्फ कन्वर्ट हो रही है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन अभी मैंने इनहेल करी, मैंने ऑक्सीजन ली, उसके बाद मैंने एक्सहेल करी, क्या मैंने CO2 एक्सहेल करी, यानी कि मेरी बॉडी में ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ जो हम पढ़ेंगे अब आसानी से, रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू ऑक्सीजन आई और CO2 जो है मेरी बॉडी से बाहर निकली। अच्छा अब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसमें आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बिल्कुल सुना होगा। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है, वो जो हमने CO2 छोड़ी, या जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो जाहिर सी बात है हम कहां छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, और एटमॉस्फेयर से ही हमने ऑक्सीजन ली है। तो वो प्लांट्स ने यूज करी CO2, प्लांट्स ने करी कैप्चर, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और प्लांट ने क्या रिलीज करा वहां से, ऑक्सीजन रिलीज करी। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है वो बना हुआ है। तो हर गैस का, हर चीज का एटमॉस्फेयर में जो कुदरत ने एक बैलेंस बना रखा है। तो हम यहां पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि नाइट्रोजन का जो बैलेंस है वो कैसे बना हुआ है। नाइट्रोजन अगर जमीन के अंदर आती है, यानी कि सॉइल पे अगर आती है, तो फिर प्लांट में जाती है या एनिमल में जाती है, फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचती है, किसके थ्रू पहुंचती है, उस सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। चलिए अब जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है भैया, कंजर्व करना मतलब बचाना, कंजर्व का मतलब है बचाना, कि भाई जो हम खराब कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना हवा खराब हमने कर दी, हमने पानी खराब कर दिया, हमने सारी चीजें दुनिया की जो हमें कुदरत ने प्रोवाइड करी हैं, जो हमें ऊपर वाले ने दी हैं, हम वो खराब करने पे तुले हुए हैं। क्यों, आबादी बढ़ती जा रही है इंसानों की। तो भाई हमें अब कुछ लोग तो है ना जो सोच रहे हैं कि भाई इन्हें बचाना है, जितना खराब हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए, अब हमें बचना चाहिए ये सब कुछ। तो कैसे बचेगा भैया, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में भाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, चलिए भाई जंगल है, काट दिया, अब काट दिया आपने जंगल, तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, यानी कि डिफोरेस्टेशन आपने कर दिया तो उससे क्या क्या नुकसान होगा। क्या हमें सिर्फ ऐसा है कि हमने जंगल काट दिया, लकड़ी लिया, लकड़ी बेच दिया, वो मार्केट में खूब सारे पैसे जेब में रख लिए, ठीक है, हमारा एक टेम्पररी फायदा हो गया उस वक्त का। अच्छा लेकिन फिर बाद में क्या होगा, क्या पेड़ आपका ऐसे ही है कि आपने कहीं पैसे दिए और पेड़ अपने आप उग गया, नहीं, उसे सालों लगते हैं, 10 साल, 50 साल, 100 साल लगते हैं एक पेड़ को बहुत बड़ा पेड़ बनने में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब कि जो रिजल्ट है डिफोरेस्टेशन का, अगर आपने कोई जंगल काटा है तो उसका क्या क्या इफेक्ट हम पर पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट और दूसरे जो हमारा वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है उस पर पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट अदर एनिमल्स पे या अदर प्लांट्स पे पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट जो है वो हमारे घर की घरेलू चीजों में पड़ेगा, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी जमीन पे क्या क्या असर पड़ेगा, हमारी सॉइल पे क्या क्या असर पड़ेगा जिसमें आप क्रॉप को उगाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें भाई, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन किया तो क्या क्या नुकसान आपको लॉन्ग टाइम में भुगतने होंगे, तैयार रहिए बिल्कुल। अगला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिफोरेस्टेशन यानी कि भाई आपने पेड़ों को काट दिया, ठीक है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है
उसको भी तो बचाना है। ऐसा थोड़ी है कि हमें सिर्फ पेड़ ही पेड़ बचाने हैं। अरे भाई जो जानवर हैं, जो लोग हंट करते हैं, मारते हैं अपने शौक के लिए कि भाई हमने शेर मारा और उसकी देखो खाल हमने अपनी उस पर टांग ली दीवार पर, तो हमें इस चीज से भी तो रोकना है ना लोगों को। अब इसे रोकने के लिए हम क्या करें और कैसे कैसे जो सरकार ने जो कदम उठाए वो कैसे कैसे उठाए, क्या क्या किया उन्होंने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। यानी कि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं और प्लांट्स हैं, यानी कि फ्लोरा और फोना है, उसको हम कैसे बचाएं। फ्लोरा का मतलब यहाँ प्लांट्स है, जितने भी प्लांट हैं, किसी भी तरह का प्लांट है वो कहलाता है पूरा इन जनरल फ्लोरा। फ्लोरा मींस फ्लावर, फ्लावर होता है प्लांट पे, ऐसे आप याद रखेंगे फ्लोरा। और फोना क्या होता है, जो अब क्या बचा, प्लांट के साथ एनिमल जुड़ता है ना। हम नॉर्मल बात करने में क्या करते हैं भाई, जीव जंतु, या यूं कहिए आप प्लांट्स हैं, एनिमल अगर हम इंग्लिश की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा लिखा है, तो जो प्लांट्स हैं यानी कि फ्लोरा और फोना है एनिमल्स, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। अगला है बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ जगह है मुकर्रर कर दी गई हैं, मतलब कुछ जगहों को बना दिया गया है कि भाई ये जो एरिया है हमारा यहाँ का, ये जो जंगल का एरिया है, यानी कि ये जो जमीन है, ये जमीन को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि ये भैया ये है बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कि इसके अंदर कोई भी कटाई शटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन कोई नहीं करेगा, इसमें कोई अपनी भेड़ बकरियां ज्यादा अंदर नहीं चराएगा, कोई जो है वहां पे जो रहते हैं जो ट्राइबल लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, उन्हें कोई नहीं जाकर मारेगा, कोई हंटिंग नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगा। तो ये सब बायो आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेसिकली, यानी कि कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप जो है वो सरकार ने उठाया है कि हमारे इंडिया के अंदर, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अच्छे खासे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बना रखे हैं जो हमारी सरकार है उसने, कि भाई उन्होंने कह रखा है कि भाई ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक इतने हजार किलोमीटर का एरिया, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई भी ह्यूमन ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, जिससे कि जीव जंतु सुकून से रहे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ठीक है। फ्लोरा फोना में आपसे बात कर रहा था। फ्लोरा का मतलब क्या है भाई, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, जहां भी फ्लोरा का नाम आए आप समझ जाइए बात किसकी हो रही है, प्लांट्स की। और फोना की अगर मैं बात करूं तो फोना का जब भी नाम आए तो प्लांट के बाद क्या बचा, हमारा बचा एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी फ्लावर, फ्लावर होता है प्लांट पे, तो आप ऐसे याद रखिए भाई फ्लोरा एंड फोना। ये बहुत सारे एंट्रेंस में 9th क्लास में भी पूछा गया है सवाल कई बार कि फ्लोरा और फोना बताइए। अगर पूरा कोई कोई अगर प्लांट का ग्रुप है, हम उसे जनरली क्या कह सकते हैं, हम उसे फ्लोरा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगली बात, एंडेमिक स्पीशीज। स्पीशी मतलब क्या है बेसिकली, हम क्या है, हम ह्यूमन स्पीशी है ना, होमोसेपियन। आपने अगर नाम सुना हो, हमारा जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम है या बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो नाम है वो क्या है, वो होमोसेपियन। तो जो सेपियन वर्ड आ रहा है ये स्पीशी है हमारी, और अब सेपियन सिर्फ एक ही बची है, यानी कि और कोई है नहीं हमारे जैसा, ठीक है। चलिए, तो स्पीशीज बहुत तरह की हो सकती है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट हैं, अलग अलग तरह के एनिमल हैं, तो वो क्या है, वो अलग अलग स्पीशीज तो हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, ठीक है। तो वो स्पीशी हैं, तो इसी एक स्पेशल टाइप की स्पीशी होती है जिसे हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशी। अब वो आप जब चैप्टर ज्वाइन करेंगे हमारा, जब हमारा प्लेटफॉर्म जब ज्वाइन करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा कि भाई एंडेमिक स्पीशीज होती क्या भला है, क्या होता है, या और जो अलग अलग तरह की इंडेंजर्ड स्पीशी, वल्नरेबल स्पीशी, थ्रेटेंड स्पीशी, या जो भी स्पीशी है, कीस्टोन स्पीशी वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह की हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद अनस बहुत डिटेल में आपको ये सारी बातें बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका एक भी सवाल ना इधर निकलेगा ना उधर निकलेगा, बिल्कुल आपकी पेन की टिप के नीचे होगा ओएमआर में, आप सही जवाब भरते नजर आएंगे खुद को। अगली बात है कि भाई नेशनल पार्क, मैंने आपसे बताया था बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सरकार, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बड़ा फेमस है और इंडिया का पहला वो नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर रिजर्व वगैरह बना रखे, उन्होंने टाइगर्स को बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए टाइगर को मार रहे थे और डींगे हाँकते हैं कि हमने शेर मार दिया। अब शेर के पीछे से वार करा, वो मर गया बेचारा, सामने आके दिखाओ तो हिम्मत हो। खैर, माइग्रेशन की हम बात करेंगे कि भाई बहुत सारी बर्ड्स हैं, जैसे आर्कटिक टर्न है, वो एक दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर जाती है, फिर उस दूसरे छोर से फिर अपने पहले छोर पे आती है। तो ऐसा वो क्यों करती है, क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो बेसिकली माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन मतलब अपने घर से वो गया, क्यों, कहां गया, दूर चला गया। क्यों चला गया, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसे जीना है, उसे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है, तो उसे माइग्रेट वहां से करना पड़ेगा। माइग्रेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया अपनी जान बचाने के लिए, खाना पीना उसे नहीं मिल रहा, सूखा पड़ गया, तो आप इस कंडीशन में रहेंगे क्या, अगर मैं आपको खाना ना दूं, एक कमरे में बंद कर दूं, तो आप भागेंगे, आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, मैं दूसरी जगह जाऊं, दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाऊं। तो एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं, खासतौर से बर्ड की अगर हम बात करेंगे, तो खैर और भी है एनिमल, लेकिन हम बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए, माइग्रेशन में हम ये सारी चीजें करेंगे। अगला है पेपर रिसाइकलिंग। ये जो पेपर है बनता कैसे है, उसको हम रिसाइकिल करें। भाई पेपर जो है वो बहुत जरूरी चीज है ना, क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। यानी कि पेपर जो आप लिख रहे हैं जिस पर, वो पेपर कहीं ना कहीं किसी प्लांट का, किसी लकड़ी का हिस्सा था, किसी प्लांट के तने का हिस्सा था,
यानी कि आपके पास जो कॉपी पहुंची उसके लिए अच्छे खासे प्लांट को काटा गया है पहले, यानी कि डिफोरेस्टेशन की मैं बात कर रहा था, पहले डिफोरेस्टेशन किया गया, तब ये पेपर इंडस्ट्रीज हैं, ये पेपर वगैरह बनाती हैं उससे। अच्छा, रिसाइकिल मतलब कि आप अब देखिए, पेपर तो हमारी नीड है, हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक पेपर लिया, अरे हटाओ थोड़ा सा लाइन खराब हो गई तो फेंको दूसरा पेपर, नहीं, हमें उसको रिसाइकिल करना है, उसको बार बार हमें इस्तेमाल करना है जब तक वो हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में। अगला क्या है, रिफोरेस्टेशन। सबसे पहली बात थी हमारी डिफोरेस्टेशन, पेड़ का काटना। ठीक है, काट दिया, लेकिन आपको हो गया एहसास कि यार ये तो बहुत गलत किया। आपने जब हमारी क्लास देखी तो आपको पता चला अरे भाई पेड़ नहीं काटना है। हालांकि आपको पता होगा, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, लेकिन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बायोलॉजिकली पता चला कि पेड़ काटने के नुकसान क्या क्या हैं। तो फिर आपने सोचा कि भाई मैं जो हूं वो लगाऊंगा पेड़। तो अब जब आपने पेड़ को लगाना शुरू किया, यानी कि आपने फॉरेस्ट को लगाना शुरू किया, फॉरेस्ट बनाना शुरू किया, यानी सीड बोना शुरू किए फॉरेस्ट की तरह, एक पूरा फॉरेस्ट एक बड़े लार्ज एरिया में, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है रीफोरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है, वो यही है बस, सिंपल सी, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला है रेड डेटा बुक। लाल कलर की नहीं होती, ऐसा नहीं है कि रेड है तो लाल है, चलिए खैर हो भी सकती है। तो रेड डेटा बुक क्या है, रेड का मतलब हमारा आता है खतरे का निशान, रेड निशान खतरे का है। तो आप ऐसे याद रखिए, एक ऐसी किताब जिसके अंदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं दुनिया में, वो हर कंट्री अपने पास किताब रेड डेटा बुक रखती है, ठीक है। अब वो उसमें क्या लिखती है, या कोई जो एक बॉडी है आईयूसीएन वगैरह, वो क्या लिखती है उसमें, उसमें ये लिखती है कि भाई दुनिया के अंदर ये फला जानवर या फला पेड़ जो है वो अब इस उस पोजीशन पे आ गया है कि अब वो खत्म हो सकता है, यानी कि उसका नंबर बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि वो मर ज्यादा रहा है और उग नहीं रहा, मतलब कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, वो सो नहीं किया जा रहा कहीं पर, उसे काटा बहुत जा रहा है। तो वो सारी स्पीशीज जो नाम है, जो ऑर्गेनिज्म के नाम है, वो सब किस में लिख देते हैं साइंटिस्ट, रेड डेटा बुक में। फिर सरकारों तक ये पहुंचाई जाती है और सरकार जो है उन्हें बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाती है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला था आपका, प्रोजेक्ट राइनोसोरस चला था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था। ये थोड़ा सा आगे की चीज है, लेकिन ये है कि जो ये प्रोजेक्ट चलते हैं सरकार को बचाने के लिए कि भाई पेड़ बचाओ, जैसे चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। तो सारी जो चीजें ये होती हैं, हमें क्यों बचाना है अपनी जनजाति को, अपने पेड़ पौधों को, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं तो मैं किसी वातावरण से कनेक्ट नहीं हूं, मैं भाई एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसे छोड़ रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरे आसपास का जो पेड़ होगा, वो जो मेरी छोड़ी हुई CO2 है उस तक कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी, तो वो उससे अपना काम चला रहा होगा। तो हम हर कोई, जो भी स्पीशी है, जो भी जिंदा है, जो भी मुर्दा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मुर्दे से मुराद मेरा ये है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि हम एक पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इकोसिस्टम में जो जिंदा चीजें हैं और जो जिंदा नहीं है चीजें, लेकिन जिंदा चीजों को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं, जैसे कि सॉइल है, भाई मिट्टी है, क्या जिंदा है, नहीं, लेकिन आप जो अनाज उगाते हैं कहां उगाते हैं, सर पे मेरे, नहीं, आप उगाते हैं मिट्टी पर। तो मिट्टी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है हमें जिंदा रहने में। तो मिट्टी है, टेम्परेचर है, बारिश है, पीएच है, ये जो भी बातें हैं हम अच्छे से बहुत बात करेंगे, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है, वो कहता है हमसे कि भैया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो चैप्टर का नाम है वो है सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। सेल क्या है, एक छोटी सी इकाई, आपने एक जंजीर देखी होगी तो उसकी कड़ी 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 जुड़कर जंजीर जंजीर बनती है। तो वो हमारी बॉडी भी ऐसे बहुत सारी कड़ियों से मिलकर बनी है। वो कड़ी क्या है, उसे हम कहते हैं सेल, यानी कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल बहुत तरह के हो सकते हैं, कोई जानवर है वो सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर हो सकता है, कोई मल्टी सेलुलर हो सकता है। अब सेल पुरानी तरह का हो सकता है, यानी कि जब दुनिया बनी थी तब सबसे पहले सेल कौन से आए थे, वो भी हो सकते हैं। अब सेल बहुत नए तरह के भी हो सकते हैं, यानी कि एवोल्यूशन हो गया। तो जैसे हम हैं, हम बिल्कुल शुरू से ऐसे नहीं थे, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, लेकिन हम हमारे अंदर एवोल्यूशन होता गया। चलिए ठीक है, हम बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सेलुलर लेवल पर हम इस चैप्टर को जानेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि भाई सेल की डेफिनेशन क्या है, सेल होता क्या है, भाई किस बला का नाम है, व्हाट इज सेल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम सेल के डायग्राम देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे एनिमल का सेल कैसा होता है, प्लांट का सेल कैसा होता है और इसमें फर्क क्या है। भाई प्लांट और एनिमल बहुत अलग अलग नजर आते हैं, तो क्यों नजर आते हैं, क्योंकि इनके सेल्स में डिफरेंस है। जो सेल हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है जो मेरा ये सेल है वही सेल मुझे प्लांट के अंदर मिल जाएगा, नहीं, या प्लांट के अंदर जो पत्ती पे उसके सेल है वही मेरी यहाँ पे स्किन पे मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। तो क्या फर्क है, हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि भाई सेल है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम पैदा हुए, हमारे साथ ही खैर चल रही है, सेल है तो हम हैं, ठीक है। तो उसकी डिस्कवरी किसने करी, कौन साइंटिस्ट थे जिसने अपना दिमाग खपाया, जिसने हमारे लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाया कि भाई सेल भी होता है और ये चीजें होती हैं और वो चीजें होती हैं। तो वो कौन थे साइंटिस्ट,
उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या, सेल की डिस्कवरी आखिर कैसे कैसे हुई, किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्या क्या काम किया सेल को हमारे सामने लाने में और सेल के बारे में हमें समझाने में। अब हमें जो भी चीजें पता है सेल के बारे में वो किसकी बदौलत, भाई डिस्कवरी हुई तभी तो पता है ना। तो चलिए डिस्कवरी, उसके बाद सेल थ्योरी, यानी कि कुछ लोगों ने बात भी करी थी, हाइपोथेसिस दी थी, कभी सोचा था कभी ऐसा कुछ होगा, यानी कि जो सेल है जो हमें नजर आ रहा है ये आया है पुराने सेल से। भाई एक सेल है वही तो डिवाइड होता है आगे, फिर वो जो डिवाइड सेल हुए वो और डिवाइड होते हैं, यानी कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुराना वाला सेल है वही डिवाइड होकर नए वाले सेल बनाएगा। तो ये सब क्या है, ये सेल थ्योरी का ही तो पार्ट है। तो ये सेल थ्योरी किसने दी, किस साइंटिस्ट ने दी, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेल, सेल किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाई एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एल्गल सेल, जो भी है, जो भी अलग अलग तरह के सेल हो सकते हैं, हमारा नर्व सेल, हमारा ब्लड सेल, जो भी है सब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जब हम डायग्राम देखेंगे तभी हम स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेल जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, सेल के अंदर पेरोक्सिसोम है, सेल के अंदर ऑक्सिसोम है। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे जिनसे मिलकर सेल बना है एक। तो हम इस सेल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो जो सेल है वो किस किस और चीज से मिलकर बना है। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, यानी कि उस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है, वो नेचर ने क्यों बनाया, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ सेल, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे किस काम आ रही है सेल की, यानी कि सेल जो है वो फंक्शन क्या क्या कर रहा है। जैसे कि अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड में बहुत सारे सेल हैं। अगर मैं आरबीसी की बात करूं, आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुसल के लिए, फर्क मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो जो आरबीसी है वो क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी में क्यों है। भाई मैंने सांस ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, तो जब मैंने सांस ले रहा हूं तो ऑक्सीजन में ले रहा हूं ना। अब वो ऑक्सीजन जो जा रही है वो कहां आ रही है, वो मेरे लंग्स में जा रही है। अब लंग्स में क्या है, एक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, मेरे लंग्स में है एक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, यानी कि जो मेरी छाती फूली, ठीक है, क्या हुआ, इसमें हवा आई, कहां पर, एल्वियोलाई में। अब ये बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो यानी हवा, खासतौर से हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन कहां गई, ये इस एल्वियोलाई की जो वॉल है ना, इस वॉल पर क्या प्रेजेंट है, इस वॉल पर प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज, यानी कि मेरे जो खून की जो नलियां है, जो ब्लड कैपिलरीज जो मेरी आंखों में नजर आती हैं बहुत छोटी छोटी, वैसी नलियां यहाँ पे मौजूद हैं। और ये क्या करती हैं, ये उस ऑक्सीजन को ले लेती हैं अपने अंदर कि भाई ऑक्सीजन जो है वो आ जाए। अब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कहां आती है, वो आती है रेड ब्लड सेल के अंदर। तो रेड ब्लड सेल का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह। ऑक्सीजन का क्या काम है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना एज इट इज ही वो कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर दे रहा है। मैं चल पा रहा हूं, मैं आपको ऐसे जोर जोर से बात करके बता रहा हूं, तो मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ खाया था मैंने, और वो जो मैं सांस ले रहा हूं कंटिन्यू, तो वो खाना जो है वो मेरे अंदर बर्न हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन हो रहा है। बर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरली आग लग रही है, ऐसा नहीं है कि आग लग रही है, लेकिन वो बर्न हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस है ना। तो ऑक्सीजन के थ्रू खाना जो है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो खाना है वो मेरा टूट रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो वो सब कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कौन सा सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। भाई एक एनिमल है, उसे अगर वही एनिमल रहेगा वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि दोबारा से वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कि वो अपनी जाति को अपने जैसे जो एनिमल है उसको नहीं बनाएगा, उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, फिर वो मर जाएगा। भाई दुनिया में मान लो जो है सिर्फ दो ही, एक जोड़ा बचा, एक मेल और फीमेल। मान लो पीकॉक जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक मेल पीकॉक बचा, एक फीमेल पीकॉक बचा। तो मैं दोनों को अगर अलग कर दिया तो क्या कोई उनके बच्चे हो सकते, नहीं हो सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो उसके अंदर होगा नहीं, उसके अंदर मेल का भी होना जरूरी है, फीमेल का भी होना जरूरी है। अब ये चीज हम देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों होता है, किस लिए जरूरी है ये, ठीक है। फिर जो ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, भाई मैं मेल हूं, कुछ ऑर्गन है मेरे पास जो मुझे अलग करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फीमेल है, अगर कोई फीमेल जो वो है वो मेल से अलग होती है, उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, तो वो कैसे अलग होते हैं, क्या अलग होते हैं, क्या फंक्शन होता है उनका, कैसे जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हैं या कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। मेटिंग हुई, यानी कि रिप्रोडक्शन हमारा प्रोसेस चल रहा है, मेटिंग हुई, मेटिंग का मतलब क्या है, बेसिकली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मिलना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, यानी कि मेल से एक गैमेट आया, फीमेल से एक गैमेट आया, तो वो क्या हो गया, वो मिला। अब जब मिला तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है भैया। अब जाइगोट बना तो ये किस प्रोसेस के थ्रू बना, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ हमारा।
अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, सब हम डिटेल में अच्छे से आपको बताने वाले हैं इन टॉपिक्स में, इस चैप्टर में। अगला क्या है कि फर्टिलाइजेशन जब हो गया, जाइगोट बन गया, तब ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल में भी डिवाइड होगा। अब जब ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे भाई एम्ब्रियो कह देंगे। ठीक है, अब जब ये एम्ब्रियो है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी कि जो हम एक सेल है, यानी कि मैं हूं, आप हैं, आप सबसे पहले क्या थे, सिर्फ एक सेल थे, उस एक सेल का क्या नाम है, वो है जाइगोट। जो आपके पेरेंट्स एक मेल से, यानी कि आपके फादर से और आपकी मदर से जो गैमेट्स आए, जो गैमेट्स मिले, यानी कि दो जो अलग हैप्लॉइड सेल मिले, तो उससे एक सेल बना, उस सेल का नाम है जाइगोट। और जब वो डिवाइड होना शुरू हुआ, यानी कि एक सेल उससे दो सेल, यानी उसी एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल डिवाइड होना शुरू हुए, तो वो क्या है, एम्ब्रियो, यानी कि डेवलपमेंट होना शुरू हुआ एम्ब्रियो का। फिर उसके बाद पूरा अलग अलग फीटस बना, फिर उसके बाद पूरा यंग बॉर्न बेबी हो गया। तो ये डेवलपमेंट जो स्टेजेस है हमारी, हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या है, विविपेरस और ओविपेरस एनिमल, यानी कि जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं या फिर जो अंडे देते हैं। ओविपेरस, ओ मतलब अंडा, जो अंडे देने वाले हैं या वो डायरेक्ट बच्चे देने वाले हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है। ये क्या है, ये विविपेरस है या ओविपेरस है, यानी कि क्या ये अंडे देते हैं, नहीं देते। ये डायरेक्ट, इनका जो यंग वन है वो डायरेक्ट पैदा होता है ऐसे ही बिना अंडे में। तो वो है वो क्या कहते हैं, वो है आपके विविपेरस। और जो ओविपेरस है वो सब अंडे देते हैं, जैसे आपकी मुर्गी है। चलिए, और अब कौन सा एनिमल ऐसे हैं जो दोनों चीजें करते हैं, यानी कि वो कंडीशन के हिसाब से वो अंडे भी दे सकते हैं, वो डायरेक्ट यंग वन भी पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए, यानी कि हम क्या पढ़ लेते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे जब मेल और फीमेल गैमेट हमारा आ रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस चैप्टर के अंदर के। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जहां पे मेल और फीमेल की जरूरत ही ना हो, या एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वही अपने आप में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, और वही अपने आप से एक ही से मतलब और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं हमारे पास, या तो प्लांट या एनिमल। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल का मतलब तो जिसमें मेटिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें दो अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं है। उसमें जो एक है, जैसे प्लांट है, वो अपना किसी पार्ट से, अपने पत्ते से, अपनी टहनी से, अपने क्या कहते हैं किसी जड़ के किसी हिस्से से, वही एक दूसरा जो प्लांट है उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है, उसको प्रोड्यूस कर देता है, तो वो एसेक्सुअल में आता है सब कुछ। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल जानेंगे, जब यहां लिखा है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अगली बात, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब ये चैप्टर आप सभी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपकी पर्सनल जो आपकी जिंदगी जो अभी चल रही है, यानी आपकी उम्र अभी जो है वो क्या है, बेसिकली वो एडोलेसेंस ही तो है या आने वाली है, या तो आप इसमें आने वाले, यानी आप टीनेजर हैं, मैं जहां तक समझता हूं। तो टीन एज में बेसिकली जो एडोलेसेंस है, यानी कि जो आपकी किशोर अवस्था है, अगर हम हिंदी में बात करें तो किशोर अवस्था जो है वो जो आपकी आ रही है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। जैसे कि मेरी दाढ़ी और मेरे बाल, मेरी मूछ निकले, तो इस चेंज में ऐसा तो नहीं है कि मैं जब पैदा हुआ था दाढ़ी मूछ के साथ हुआ था, बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर जब मैं एज पर आया, जब आप किसी एज पर पहुंचेंगे तो तब जाके ये सारे जो चेंजेस हैं बॉडी में वो नजर आना शुरू होंगे। मेल की बॉडी में भी जो चेंजेस होते हैं, फीमेल की बॉडी में भी जो चेंजेस होते हैं, उन सब चेंजेस के बारे में, वो कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, यानी कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैसे कैसे रिलीज होते हैं, कहां कहां से कौन कौन से ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो सब हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, के भाई इस एज पे पहुंचने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को हम कैसे टैकल करें। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, हर किसी का वक्त आता है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, पर क्या है भाई प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में, ये हम जानेंगे आराम से जब बैच हम शुरू करेंगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी, मतलब जो बेसिकली टीन एज है, जो प्यूबर्टी एज है, उसमें क्या है, चेंजेस आते हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई, शोल्डर ब्रॉड हो गए, ठीक है, थोड़ी मस्कुलर होता है जो मैन है, या फीमेल है उसकी हिप बोन थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत सारे जो क्या कहते हैं जो स्किन है वो बहुत ग्लो करने लगती है। तो क्या है सब, ये चेंजेस ही तो आ रहे हैं प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी की वजह से, यानी कि एडोलेसेंस जो एज है, इस एज में जो चेंजेस हो रहे हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो क्या है, वो सब क्या है, उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, एक होता है प्राइमरी चेंजेस, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहते हैं ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये होते तो बिल्कुल हमारे जन्म के समय से हैं, लेकिन क्या ये तैयार होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल नहीं। ये एक पर्टिकुलर एज पर आकर तैयार होना शुरू होते हैं, और एक एज पर आकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो प्राइमरी थे हम, लेकिन पढ़ेंगे प्राइमरी के बारे में, तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हमने, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने इससे पहले वाले में देख लिया हमने रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में। उसके बाद सेकेंडरी, मतलब कि मेरी दाढ़ी मोशन निकल रही है, मेरे जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो गए हैं, मेरी जो आवाज है वो देखिए बहुत भारी सी हो रही है, तो ये जो आवाज में चेंज आया, जैसे आप हैं, आपकी आवाज थोड़ी पतली हो सकती है, जो बच्चों की आवाज है वो एक जैसी होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ट्रेबल होता है, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ा सा बेस आ गया। तो ये क्यों आया, किस चीज की वजह से आया, ऐसा मेरी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आया, या इस चेंज को हम कहते क्या है, ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी हैं, जो चेंज हैं आपके, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी कि एक ह्यूमन
एक इंसान जो है वो बच्चे पैदा करने लायक कब बन जाता है और कब तक बना रहता है, यानी कि एक मेल जो है या एक फीमेल जो है वो कब कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के और कब तक रहता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। फिर चलिए, बहुत अच्छी बात, अब ये बहुत अजीब सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें नहीं पता, ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज है, यानी कि 50-50 रहता है। भाई रिप्रोडक्शन हुआ, अब उसके बाद में जो यंग वन होगा यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, जो बच्चा है तो वो जब आएगा बेबी तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, हमें कैसे पता चलेगा? क्या कोई उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम तुक्का उक्का मार सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमें 50-50% है कि भाई या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। अब जो उसका फिनोमेना हमारी बॉडी में होता है, यानी कि ये कैसे हो सकता है, यानी कि डिटर्मिनेशन जो है सेक्स का, सेक्स मतलब या तो मेल है या फीमेल, तो उसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि कंडीशन वो कौन कौन सी होंगी कि ये कंडीशन अगर हुई तो मेल, ये कंडीशन अगर हुई तो फीमेल। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन तो है ही, यानी कि मैंने आपको बताया था ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग जगह से, कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन्स हैं और या अदर देन सेक्स हार्मोन, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा जो भी और भी हार्मोन है, जैसे कि आपका क्या है, इंसुलिन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हार्मोन है कैल्सिटोनिन वगैरह, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अदर देन सेक्स हार्मोन तो है ही हमारे, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन है या और भी है। तो उसके अलावा जो भी हार्मोन है उसके बारे में हम इसमें डील करेंगे, और वो उन हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है, कहां कहां से निकलते हैं, क्या क्या काम है। बहुत जरूरी टॉपिक है ये, बहुत आता है सवाल। फिर क्या है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। भाई इंसेक्ट है, फ्रॉग है, हार्मोन्स का क्या रोल है इनकी जिंदगी को, पूरा लाइफ साइकिल को इनकी चलाने में, यानी कि पहले वो बेबी होते हैं, टेडपोल होता है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो बड़ा जो फ्रॉग है वो तो अलग है लेकिन जो फ्रॉग का बेबी है वो तो मछली जैसा लगता है, नाम है टेडपोल जैसा। तो इतना ड्रास्टिक चेंज जो है वो कैसे आया? भाई उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकले, कुछ केमिकल निकले, जिसने कहा कि भाई अब ये टेडपोल, ये मछली बनना छोड़ दो, अब आ जाओ जमीन पर, यानी कि अब आपको दोनों जगह रहना है। फ्रॉग क्या है भाई? एम्फीबियन है, वो सांस अपनी स्किन से भी ले सकता है, वो सांस अपने लंग्स से भी ले सकता है, गिल्स लंग्स से भी ले सकता है, वो सांस जो है किससे भी ले सकता है। पढ़िए अच्छे से, हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि भाई जो रोल है हार्मोन्स का वो लाइफ हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करता है फ्रॉग की और इंसेक्ट की। जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट जो बेबी होते हैं वो अलग होते हैं, लार्वा वगैरह होते हैं, फिर एकदम से, जैसे वो है आपका बटरफ्लाई की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो बटरफ्लाई जो बड़ी बटरफ्लाई वो तो अलग है, लेकिन जो बच्चा है वो तो कैटरपिलर टाइप का होता है ना, उसमें चुपका रहता है। तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज आ कैसे रहा है भाई? कोई तो केमिकल होगा, कोई तो ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से ये चेंज हमें नजर आ रहे हैं एकदम से, यानी कि जो पूरी पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री है, जो पूरी लाइफ साइकिल है, उसको वो चेंज करके रख दे रहा है। तो ऐसा क्या है, ऐसे हार्मोन्स हैं, उसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे? उसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। यहां कहां पढ़ेंगे? यहां पढ़ेंगे अपने डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। अगली बात, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि भाई कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई तो अब उसका ख्याल कैसे रखना है, उसे किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल नहीं रखना, क्या क्या चीजें उसे करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारा प्रोसीजर हम इसमें चैप्टर के इस टॉपिक में डील करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे खासे सवाल इससे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला और आखिरी चैप्टर ये है कि मैंने आपसे कहा था कि ये बायो का भी हो सकता है और ये केमिस्ट्री वाले टीचर भी डील करते हैं कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको डील करने की कोशिश करूंगा। तो ये चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। मैं शुरू से बिल्कुल इतनी देर से बात करते हुआ आ रहा हूं कि हम अपने वातावरण को खराब कर रहे हैं, तो खराब करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? वो पॉल्यूशन ही तो है। हम पॉल्यूशन ही तो छोड़ रहे हैं अलग अलग जगह, यानी कि हम पॉल्यूट कर रहे हैं। हम अपने घर का कचरा कहीं भी डाल देते हैं, कहीं भी उसे डंप कर दिया हमने, लैंड पॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमने साफ पानी के अंदर हमने सर्फ का पानी बहा दिया तो उसे हमने खराब कर दिया पानी को। हम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, अपनी जो बाइक है और गाड़ी है आप व्रूम व्रूम करके निकालते हैं, जो एक एक घर के अंदर पांच पांच छह छह बाइकें हैं, पांच पांच छह छह कार हैं, हर किसी की अलग अलग कार है, यानी एक बिल्कुल लाइफ साइकिल, जो लाइफ स्टाइल है उसे मेंटेन करने के लिए जो हम चीजें कर रहे हैं, अब हम क्यों कर रहे हैं हमें क्या पता। तो अब आपके लिए ये चैप्टर क्यों लाया गई है भाई, एनसीईआरटी में क्यों आया है? इसीलिए तो आया है क्योंकि आपको पता चले कि आपको किस चीज का ख्याल रखना है और क्या चीज आपको नहीं करनी। यानी कि जो पॉल्यूशन अगर होगा हवा में, पानी में या लैंड पर पॉल्यूशन होगा तो वो कैसे आपको और आपके आने वाले बच्चों को और उनके बच्चों को अफेक्ट करेगा। आपको तो थोड़ी सी वो हो जाएगी कि भाई मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, खूब धुआं निकल रहा है, निकलने दो, लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, डेफिनेशन पढ़ेंगे, किस किस तरह का होता है, कैसे कैसे होता है और उसका कैसे बचाव है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं जो अपने वातावरण को एयर पॉल्यूशन होने से यानी कि पॉल्यूट होने से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अलग स्पेशल टाइप की गैसेस होती हैं जिसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, कार्बन होते हैं बहुत सारे। तो ये गैसेस जो हैं ये क्या इंपैक्ट डालती हैं एटमॉस्फेयर पे, और एंड ओजोन डिप्लेशन, जो हमारा एटमॉस्फेयर है
उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो भी है। तो अब इसमें क्या है, एक छोटी सी लेयर है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन क्या है, ये एक गैस है। ये क्या है, ये एक पॉइजनस गैस है ओजोन। लेकिन ये पॉइजनस तो चलिए है, क्योंकि हम वहां पे इतनी ऊपर जाके तो सांस नहीं ले रहे। ओजोन जो होती है वो 20 किलोमीटर ऊपर होती है, यानी कि धरती से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब जाके आपको ओजोन नजर आएगी, मतलब कि ओजोन का एरिया आएगा। ठीक है। अब ये जो ओजोन है ये डिप्लेट हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है पूरे जो हमारी धरती को कवर किए हुए है, ये ओजोन की जो परत है वो कमजोर होती जा रही है। उसके अंदर छेद हो रहा है, होल हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस गैस की वजह से। ये गैस कहां से निकल रही है, ये क्या होती है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओजोन डिप्लेशन से हम पे क्या फर्क पड़ता है भाई, स्किन कैंसर हो जाता है। ओजोन डिप्लेशन से जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, अब स्किन कैंसर कैसे हो रहा है, वही सूरज की किरणें आ रही हैं। जो ओजोन है हमारी वो क्या है, वो हमें कुदरत ने एक प्रोटेक्टिव कवर दिया है। प्रोटेक्टिव कवर दिया है, एक प्रोटेक्शन है। किससे? यूवी रेस से। जो सूरज से जो किरणें निकलती हैं, जो हार्मफुल किरणें हैं, जो हमारी स्किन कैंसर कर सकती हैं, हमारी आंखें खराब कर सकती हैं, तो उसे कौन रोक रहा है या कौन रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है दोबारा से स्पेस में, कौन भेज देता है? वो भेज देती है आपकी ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर है भैया, ये हो रही है डिप्लेट। किसकी वजह से हो रही है डिप्लेट? का मतलब कि इसमें हो रहे हैं छेद। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वेरियस अदर गैसेज, खास तौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसके बारे में हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। फिर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ताजमहल। ठीक है, ताजमहल है, अभी तो खैर साफ सफाई हो रही है उसकी मार्बल वगैरह सही करी है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ताजमहल का जो मार्बल था वो पूरा पीला पड़ गया था, यानी कोरोड हो गया था, पूरा इरोड हो गया था बहुत बुरी तरह से। क्यों हुआ था? एसिड रेन की वजह से। यानी कि जो बारिश हुई वहां पर, उस बारिश में कहीं ना कहीं एसिडिटी उसकी ज्यादा थी। अब एसिड से जब मार्बल मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे उसका असर हमें नजर आएगा। अब ताजमहल जो है वो इंडिया में क्या है, एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल चीज है। तो उसे तो बचाना है ना। तो जब ताजमहल पे ये चीज गिरा, मामला हुआ, तब हमें समझ में आया हमारी सरकारों को, भैया इन चीजों को ख्याल रखना है, एयर को पॉल्यूट नहीं होने देना है। तो एयर जब पॉल्यूट होती है तभी तो जाके एसिड रेन होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला है आपका ग्लोबल वार्मिंग के, जो आपकी धरती है उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी धरती का, हमारे वातावरण का, तो जो भी क्या है भाई, आइस कैप्स हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, जो बर्फ है वो पिघल रही है। अब जब बर्फ पिघलेगी तो जो भी समंदर है, ओशियन है, उसका लेवल बढ़ेगा। अब जब उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, फ्लड आएंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे। भाई जो आपके जो कोस्टल एरियाज में जो घर है, यानी कि जो ओशियन के या सीज के किनारे जो एरिया हैं, जो शहर हैं, वो सब डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल मतलब अर्थ, और वार्मिंग मतलब ये गर्म हो रही है धीरे धीरे। क्यों हो रही है? जो गैसेस हैं, कौन कौन सी गैस है, यानी कि पॉल्यूटेंट ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, बहुत डिटेल में हम अच्छे से जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस क्या है, किसकी वजह से होता है, इफेक्ट्स क्या है और इम्पैक्ट क्या है इसका। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हुई तो उससे हमें और जीव जंतुओं को और बाकी सब चीजों को क्या नुकसान हो सकता है, या हो रहा है, या होगा। ठीक है। अगला है आपका वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की हमने बात कर ली। हम वाटर पॉल्यूशन में पढ़ेंगे कि भाई होता क्या है, ये किस किस चीज से होता है और इसे हम कैसे कम करें या कैसे बचाएं होने से। ठीक है। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? सोर्सेस कहां कहां से होता है, कॉजेस क्या है इसके, और प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि वाटर का जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम से कम हो। अब देखिए, हम बिल्कुल तो हर किसी का तो हम कह नहीं सकते, पूरी दुनिया में हर किसी बंदे से हम कह नहीं सकते कि भाई मत करिए या ये नहीं करना चाहिए, हम उसका रोक नहीं सकते हाथ। लेकिन हम खुद तो शुरू कर सकते हैं ना ये चीज। हम जो चेंज है वो हम खुद में जब लाएंगे, तो हमें देख के अगर 100 में से एक इंसान ने भी अगर चेंज लिया या वो, तो हमारा तो मामला सक्सेस हो गया। हम जो पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छे इंसान बने और आप लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब अच्छा बुरा जो है वो आपका अपना अपना है। ठीक है। यानी कि मेरे लिए कोई चीज अच्छी हो सकती है, कोई चीज बुरी हो सकती है, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम एक सामने वाले इंसान को लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे सकें कि ठीक है, अगर आप ये सही कह रहे हैं तो आप मुझे इसका रीजन बताइए, मुझे बताइए कि भाई ये क्यों सही है, वरना फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों गलत है। और वो रेफरेंस हम कहां से देंगे? जो हमने अपना पढ़ा, जो हमारी नॉलेज है, जो हम बुक्स है हमारी, हम उससे बताएंगे इंसान को कि भाई जो चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हमारा जो डिजी क्लासेस है वो हम आपके लिए लाए हैं। हमारा मोटो क्या है कि भाई हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दें, यानी कि आप जो है
तर्क के साथ, फैक्ट के साथ अपनी बात रखना सीख जाएं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, क्या-क्या चीजें हो रही हैं। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये प्लांट जो है वो हरा क्यों नजर आ रहा है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये कैमरा अगर मेरे सामने है तो ये मुझे कैसे नजर आ रहा है, आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है, मेरी जो आंख है, मेरे जो बाल है, मेरे जो कान है, ये अलग-अलग क्यों हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे कैसे पता चला, क्या किसी ने मेरे कानों में कुछ कह दिया जब मैं पैदा हुआ? नहीं, मैंने ये सीखा, मैंने ये पढ़ा। इसीलिए आप भी पढ़िए, और इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लाए हैं, यानी कि जो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म जो आपके लिए हम लाए हैं। हम क्यों लाए हैं? हमारा मकसद यही है कि आप पढ़ लिखें और अच्छे इंसान बने, अच्छा-अच्छा काम करें, हमें भी अच्छा लगेगा, आप नाम रोशन करिए अपने माँ-बाप का। तो हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बहुत ही कम पैसों में। कितने पैसों में? मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर बताऊंगा एक बार। और हमारे पास बहुत शानदार एक्सपर्ट फैकल्टी है। अब आप रिव्यू में बता सकते हैं कि आपको जो मेरा लेक्चर है, जो मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश करी कंटिन्यू, वो कितनी इफेक्टिव है, क्या उससे आपको कुछ फायदा नजर आता है। बिल्कुल साफ-साफ होकर, बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में ये बात बता सकते हैं कि क्या आपको मैं लगता हूं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बिल्कुल अच्छे से आप मेरा भी रिव्यू बिल्कुल अच्छे से आप दीजिए। और हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये एक्सेसिबल बनाया है हमने सभी के लिए, यानी कि कोई भी इसे कहीं भी, कहां से भी अपना फोन लिया, अपना कहीं लैपटॉप है, कहीं से भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, खैर, और भी चीजें इसमें हम ऐड करेंगे, धीरे धीरे आपको रिवील करते जाएंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस हम बीच बीच में लाते रहेंगे आपके लिए। आपको आपके रास्ते में कोई भी कांटा हम नहीं आने देंगे, इसका हमें पूरा पूरा ख्याल रहेगा। इस बात का हम वादा करते हैं। अगर आप हमारा डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो इसका आपको यह फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसा कोई बिजनेस या कुछ वो करने नहीं बैठे हैं, हम आपके लिए आए हैं। यहाँ पर हम लाए हैं इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर रेवोल्यूशन तो बिल्कुल आते रहते हैं, लेकिन हम अपना कंट्रीब्यूट तो करें। हम जो पढ़े तो हमने उसे पढ़ाना भी तो है लोगों को। आप अगर पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। आप इस नॉलेज को किसी भी माध्यम से कैसे भी आगे बढ़ाएंगे, अपने तक नहीं रखेंगे। मैं समझता हूं वो इंसान गुनहगार है जो अपनी नॉलेज अपने तक ही रखता है, औरों को नहीं बताता। तो आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए, तो डिजी क्लासेस जो है वो हमारा मोटो आपको समझ में आ गया कि भाई हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं आपको। हम बहुत ही कम से कम पैसों में आपको ये चीज देना चाहते हैं। हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपर्ट आपको मिलेगी, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी। और जो हमारे जो पहले जो ऐप है हमारा, या जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही एक्सेसिबल होगा आपके लिए। आपको यूज करने में बहुत ही आसानी होगी। अब जो हमारे जो पैसे थे हमारे, वो क्या था, हमारा जो बैच है, जो हमारा 9th क्लास का एंट्रेंस बैच है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने में आपके लिए मिल रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ 999 में। जो हमारा जो बैच है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 999 में, यानी कि पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ 999 रुपीज। आप हमें 1000 रुपए देंगे, हम आपको 1 रुपया वापस करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आप पूरा का पूरे बैच का लुत्फ उठा पाएंगे। जो भी सब्जेक्ट है, हम सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे आपको। पूरा सिलेबस के हिसाब से एक एक चीज डिटेल में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो फीस की टेंशन अब नहीं लेनी है भैया, डिजी क्लासेस आ गई है तो फीस की टेंशन भूल जाइए। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए तब भी कुछ ना कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर, सरप्राइजेस हमेशा रहेंगे, हमेशा रहते हैं आपके लिए। आप मेरा कूपन कोड, जो आपको, अगर आपको ये पैसे ज्यादा लग रहे हैं बाय चांस, तो जो आप शुरू के जो 400 लोग हैं, यानी कि जो 400 स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ जो हमारे 400 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो शुरू के स्टार्टिंग के 400 हैं, कि वो मेरा कूपन कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें 10% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 999 में भी आपको 10% रुपीज जो है वो कम हो जाएंगे। अब परसेंटेज वाली चीज तो आपको मैं समझता हूं आती है, क्योंकि आप 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो आप खुद देख लिए कि आपको कितने पैसे देने हैं, कितने कम पैसे देने हैं, और कितने कम पैसे में आपको कितनी हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पूरा सेटअप, ये सारी चीजें कितने कम पैसों में हम आपको आपके घर बैठे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मेरा कोड है अनस अलीग, ANASALIG। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो शुरू के जो 400 स्टूडेंट है उसको 10% ऑफ मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना जो लेक्चर है, जो हमारी बात थी, वो खत्म होती है। तो आप सभी लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपना ख्याल रखिए। जो मैंने आपको चीजें बताई उसका ख्याल रखिए कि आपको अगर कोई चीज सीखनी है, कुछ पढ़ना है, तो वो सामने वाले को भी पढ़ाना है। इससे आपका नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। क्या है कि जैसे आपने अगर आप कोई चीज किसी को समझा पाए, तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज खुद भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझाने में, यानी कि आप नहीं समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आपका जो बायोलॉजी की फैकल्टी यहां पे रहूंगा, जो आपका बायोलॉजी का टीचर हूं, मोहम्मद अनस, आपसे अलविदा चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे डिजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, हमारे डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि आप भारी तादाद में हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।